हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ज़ोरों शोरों से अब लगे हुए होंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। एंड एग्ज़ाम की तैयारी करने में एज यूजुअल आपको हेल्प करने आ गए हैं हम फटाफट सीरीज के साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 2 होगा ये, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, आशा करता हूँ कि उस क्वेश्चन को सभी लोगों ने अच्छे से स्टडी करने की कोशिश की होगी। आता या नहीं आता बात की बात है, पर उसके ऊपर कुछ रिसर्च जरूर किया होगा आप लोगों ने और उसका आंसर ढूंढा होगा जरूर। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में एंड बाकी के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। एंड गाइस, ईपीएफओ, एओईओ या एपीएफसी कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एड्यूटैप इज हियर विद यू। एंड एड्यूटैप के रिजल्ट्स उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा प्रूफ है। 116 सिलेक्शंस थे पिछली बार और इस बार इससे ज्यादा करके दिखाएंगे। ठीक है, और अगली बार आप लोगों की फोटो मुझे यहाँ पर चाहिए, समझ रहे हो। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले जो होमवर्क क्वेश्चन था उसको देखेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि भैया किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर होने के लिए उसके अंदर एक मिनिमम मेंबरशिप होती है। ठीक है, मिनिमम मेंबरशिप होती है परसेंटेज टर्म्स में या नंबर टर्म्स में, विच एवर इज लेस। जो बेसिकली एक इंडस्ट्री के अंदर इंप्लॉयड है जिसको वो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करने का दावा कर रही है, तो आपको एक्स और वाई में बताना था। बेसिकली ये किस कंटेक्स्ट में है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि यार एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी, 100 वर्कर्स हैं। तो 100 वर्कर्स में से एक सर्टन नंबर ऑफ वर्कर्स एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए फॉर दिस ट्रेड यूनियन टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड। ठीक है, अब वो कितना है, तो एक्स की जगह यहां पर दोस्तों आएगा आपका 10% एंड y की जगह यहां पर आएगा आपका 100। सो 10 और 100 विच एवर इज लेस। ये विच एवर इज लेस वाला मैकेनिज्म क्यों है। अब देखो, किसी मैंने आपको यहां पर एग्जांपल लिया कि भाई 100 वर्कर है, तो 100 वर्कर वाले कंडीशन में अगर इस्टेब्लिशमेंट में ही 100 वर्कर है और मैं बोलूं कि मिनिमम 100 वर्कर इसके मेंबर होने चाहिए, फिर तो बड़ा कंफ्लिक्टिंग हो गया ना। यानी कि सारे के सारे वर्कर उस ट्रेड यूनियन के मेंबर होने चाहिए। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन कि उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक ही यूनियन हो और उसी यूनियन को सारे मेंबर्स ने ज्वाइन भी किया हो तभी वो हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लेंगे 10%। तो 100 का 10% हो गया 10, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए कम से कम 10 मेंबर इसके होने चाहिए। दूसरी तरफ फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी सी ट्रेड यूनियन है, रिलायंस टाटा जैसी किसी कंपनी के अंदर ट्रेड यूनियन है, वहां पर 2000 वर्कर काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब 2000 के केस में 10% कितना होता है, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में कितना हो गया, 200 और 100, 200 और 100 विच एवर इज लेस। इस केस में मैं 100 मिनिमम रखूंगा। समझ आ गया। तो 10% या 100 वर्कर विच एवर इज लेस मेंबर होने चाहिए एक ट्रेड यूनियन के टू रजिस्टर दैट ट्रेड यूनियन। ओके, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, चलिए अब आज का ये आपका क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जिसके अंदर आपको मैंने एक क्वेश्चन में कराया था कि 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर होने के लिए उस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को जिसको वो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट कर रही है या उस इंडस्ट्री को जिसको वो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट कर रही है उसके एटलीस्ट 10% वर्कर्स या 100 विच एवर इज लेस। ओके, और एक बार एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई उसके बाद भी ये 10% और 100 वाला उसको मेंटेन करके रखना है। अगर किसी भी टाइम में ऐसा हुआ कि उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो ये 10% या 100 विच एवर इज लेस वाली कंडीशन से कम हो गए तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 7। मिनिमम 7 तो आपके मेंबर होने ही होने चाहिए, उससे कम नहीं हो सकते। ये केस कहां बनता है, अब जैसे अगर किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में 50 लोग हैं और वहां पर ट्रेड यूनियन बन रही है, तो 50 का 10% तो 5 होता है, तो आप कहोगे भाई मिनिमम 5 होने चाहिए। नहीं, उस केस में मिनिमम 7 तो है ही है। ये 10% और 100 के केस में एक मिनिमम 7 वाला क्राइटेरिया भी है, ये भी याद रख लेना। जहां पर अगर सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं उसका तो 10% 5 होता है, पर वहां पर भी कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने वाले 7 है ना। तो 7 से नीचे तो कभी मेंबरशिप एक ट्रेड यूनियन की हो ही नहीं सकती। अगर हो गई तो उसकी अगर रजिस्ट्रेशन हो भी गई है फिर वो कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर हुई उस टाइम पर वो 10% वाली लिमिट फुलफिल कर रही थी, जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि भाई 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका 10% हो गया 10 वर्कर्स।
तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी। बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि ये कंडीशन, इसको जो 10 मेंबर में से 4 मेंबर इसको छोड़ गए या 3 मेंबर इसको छोड़ गए, 10 से नीचे आ गई इसकी मेंबरशिप, तो उसके बाद भी फिर इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाती है, क्योंकि अगर ये 10% और 100 वाली कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रही। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, इनमें से कौन सा एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए परपेचुअल सक्सेशन, बी बॉडी कॉर्पोरेट, सी लीगल एंटिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या इनमें से फीचर है ट्रेड यूनियन का? तो इजी क्वेश्चन है, अगर परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, लीगल एंटिटी, इन सब के मीनिंग्स आपको पता है तो इजीली आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो, ट्रेड यूनियन, जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज इट इज इस्टेब्लिश्ड अंडर अ पर्टिकुलर एक्ट, एक डिफरेंट बॉडी है। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील का क्या मतलब होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। परपेचुअल सक्सेशन में ये होता है कि अगर इसका कोई मेंबर मर गया तो ऐसा नहीं है कि वो मेंबर मर जाने से आपका ट्रेड यूनियन बंद हो गया। that does not depend on the living or death of a individual person। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसके अंदर एक सोल प्रोप्राइटर होता है, उसके केस में क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, क्योंकि अगर वो सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खत्म हो गई। बट परपेचुअल सक्सेशन जो होती है वो कीप ऑन कंटिन्यूइंग होती है, और इसकी खुद की एक कॉमन सील होती है। जैसे हम लोगों का सिग्नेचर होता है ना, अगर मैं अपना साइन कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा ये सिग्नेचर है, वैसे ही कंपनी का अपना एक तरीके से अपना खुद का एक सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये अपने नाम में प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है, मूवेबल इमूवेबल दोनों, अपने ही नाम से ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी होना। एंड साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो सू एंड बी सूड, ये किसी के ऊपर केस कर भी सकती है लीगल, और इसके ऊपर भी कोई जो है केस कर सकता है ट्रेड यूनियन के ऊपर, जो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, इनमें से कौन सा एक्ट एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? नॉट अप्लाई। बार बार बोल रहा हूं, यूपीएससी के पेपर में ये नॉट जैसे वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो फंसाता है इसमें, यूपीएससी में फंसाता है इसके अंदर। तो इनमें से कौन सा अप्लाई नहीं होगा? नंबर 1 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, नंबर 2 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, नंबर 3 कंपनीज एक्ट 2013। किसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा? ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3, बी 1 एंड 2, सी 3 ओनली, एंड डी 1 एंड 3 ओनली। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ये तीनों एक्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर नहीं लगेंगे। तो कोड के अंदर ना कुछ एक्ट्स गिवन है जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर लागू नहीं होंगे। वो कौन से हैं? उसमें एक तो आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आ जाता है 1860 का, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट 2013, या कोई और लॉ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेशन में है, क्योंकि स्टेट के भी अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट होते हैं ना, हर स्टेट का अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट होता है, तो वो भी ट्रेड यूनियन के ऊपर लागू नहीं होंगे। ये छोटी सी लिस्ट है 5 एक्ट्स की, आपने याद रखनी है जो ट्रेड यूनियन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। बेसिकली तो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड ही हैं, लेकिन एक कंपनीज एक्ट भी है। अगर वो मैंने ऑप्शन में कंपनीज एक्ट डाल दिया हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंपनीज एक्ट के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि नहीं कंपनीज एक्ट तो लगता ही होगा क्योंकि कंपनियों से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, तो इसी तरीके से कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो लॉ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, या कोड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर कभी भी तुक्केबाजी मत करो, गेस वर्क मत करो। ठीक है, क्योंकि कानून में तुक्केबाजी नहीं चलती है दोस्तों, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, as per the code on industrial relations, if more than one trade union of workers are functioning in an industrial establishment, बड़ी इंडस्ट्रियल establishments के अंदर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन भी काम कर रही होती है, then the trade union having -% or more workers on the muster roll shall be recognized by the employer as the sole negotiating union of the workers। ठीक है, नेगोशिएटिंग यूनियन बेसिकली कौन हो गई? जो अल्टीमेटली टेबल पे इंप्लॉयर के साथ बैठेगी इंप्लॉय के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है। ठीक है, अब सारी ट्रेड यूनियंस को तो आप ला करके टेबल पे नहीं बिठा सकते ना, वो तो फिर बात ही नहीं बनेगी। तो एक किसी ट्रेड यूनियन को आप नेगोशिएटिंग यूनियन बना दोगे अगर उस ट्रेड यूनियन के पास कितनी मेंबरशिप है? ऑप्शन ए 30%, बी 51%, सी 74%, डी नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में फॉर एग्जांपल 1000 वर्कर हैं, ठीक है,
तो एक पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को नेगोशिएटिंग यूनियन बनने के लिए इस 1000 में से कितने मेंबर उस ट्रेड यूनियन के होने चाहिए। ओके, सो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा एक्स की जगह पर क्या आएगा, ऑप्शन बी 51%। ठीक है, एटलीस्ट 1000 का 51% अब आप लगा लो कितना होगा, 510 होगा, 510 मेंबर हो जाएगा ना। तो 510 मेंबर या इससे ज्यादा अगर एक ट्रेड यूनियन के अंदर हैं तो वो नेगोशिएटिंग यूनियन बन जाएगी। अगर किसी भी ट्रेड यूनियन में, अब एक और केस मैं आपको हल्का सा यहां पर बता देता हूं, अगर किसी भी ट्रेड यूनियन में 51% या उससे ज्यादा मेंबर नहीं है, किसी में 30% है, किसी में 20% है, किसी में 40% है, तो उस केस में हम नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाते हैं। उस नेगोशिएटिंग काउंसिल में जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं उनकी फिर रिप्रेजेंटेशन होती है, वो एक अलग कंसेप्ट है। नेगोशिएटिंग यूनियन सिंगल होती है अगर 51% से ज्यादा मेंबरशिप है, 51% या 51% से ज्यादा मेंबरशिप है किसी एक सिंगल ट्रेड यूनियन के पास। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ओके, सो नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल ये किस पर्पस के लिए होती है, ताकि आपस में बातचीत की जा सके। ऑलराइट, जहां पर ये नेगोशिएटिंग यूनियन जो है एम्प्लॉइज के बिहाफ पे जो एम्प्लॉयर है उसके साथ नेगोशिएट करेंगे। ऑलराइट जी, ऑलराइट, और एक से ज्यादा अगर काम कर रही है तो 51। अगर सिंगल ट्रेड यूनियन है उसमें तो फिर कोई मेंबरशिप का चक्कर ही नहीं है, एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल ट्रेड यूनियन है, देन देयर इज नो इशू कि आप उसी को आप नेगोशिएटिंग यूनियन बना दो। ऑलराइट, फिफ्थ क्वेश्चन, एंड फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आंसर ऑलरेडी हाईलाइटेड है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम यहां पर देख लेते हैं। सो एज पर द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मिनिमम एज फॉर ज्वाइनिंग अ ट्रेड यूनियन क्या है इन अ नॉन हैजार्डस एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, सो इन अ नॉन हैजार्डस एस्टैब्लिशमेंट जो मिनिमम एज है दैट इज 14। अगर आप 14 साल के हो नॉन हैजार्डस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आप ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड जो भी राइट्स बाकी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वो राइट्स आपके भी होंगे, जो रूल्स बाकी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के ऊपर लग रहे हैं वो आपके ऊपर भी लागू होंगे। तो मिनिमम एज कितनी होगी, 14 हो गई, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कंसीडर द फॉलोइंग, पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के हिसाब से विच अमंग द फॉलोइंग इज डिसक्वालिफाइड टू बी अ मेंबर। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, टू बी अ ऑफिस bearer of a trade union as per the code on industrial relations। ये क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से कौन ट्रेड यूनियन का ऑफिस बियरर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। ऑफिस बियरर, मेंबर अलग है, ऑफिस बियरर अलग है। बेसिकली ऑफिस बियरर कौन है, जो ट्रेड यूनियन का सारा काम धाम संभाल रहे हैं। ठीक है, मेंबर और ऑफिस बियरर अलग अलग है। तो इनमें से कौन ऑफिस बियरर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। सबसे पहले 18 साल से कम का व्यक्ति, दूसरा जिसको कन्विक्ट हो चुका है मॉरल टर्पिट्यूड के किसी ऑफेंस के लिए जैसे सेक्सुअल हरासमेंट, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं आपके पार्लियामेंट में या स्टेट में उसका मेंबर है। तो कौन डिस्क्वालीफाई होगा यहां पर, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये तीनों जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ठीक है, एक 18 साल से नीचे उम्र का व्यक्ति मेंबर बन सकता है ट्रेड यूनियन का, नॉन हैजार्डस अगर स्टैब्लिशमेंट है, वो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, पर वो ऑफिस बियरर नहीं बन सकता। ऑफिस बियरर बनने के लिए या ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। ओके, सो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन देख लेते हैं, कौन कौन डिस्क्वालीफाई होगा टू बिकम अ एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बियरर। 18 साल की उम्र से कम है अगर, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, कन्विक्ट हुआ है कोर्ट के अंदर, किसी कोर्ट ने चार्जेस के उसको पनिशमेंट दिया गया, एंड वो मेंबर ऑफिस बियरर कब तक नहीं बन सकता, जब उसकी सजा पूरी हो जाए। ठीक है, जब उसकी सजा पूरी हो जाए, वो रिहा हो जाए, उसके रिहा होने के 5 साल जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक वो ऑफिस बियरर नहीं बन सकता। अगर आज कोई जेल से छूटा है और उसको सजा हुई थी मॉरल टर्पिट्यूड की, सेक्सुअल हैरासमेंट के केस में पकड़ा गया था फॉर एग्जांपल, आज वो छूट गया सजा पूरी करके, तो ऐसा नहीं है कि अब वो ऑफिस बियरर बन सकता है, नहीं, अभी उसको 5 साल और रुकना पड़ेगा। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके छूटने के बाद फिर वो ऑफिस बियरर बन सकता है। ठीक है, किसी ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी को डिस्क्वालीफाई किया है कि नहीं आप नहीं बन सकते, एंड उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या
एनी पर्सन हु इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, तो वो भी एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बेयरर नहीं बन सकते हैं ट्रेड यूनियन के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चंस खुद से करा करो, ऐसा नहीं है कि आप ये लेक्चर सुन लो और बस काम खत्म हो जाएगा। लेक्चर को सुनना है, लेक्चर को रिवाइज भी करना। और फटाफट सीरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर इतना स्पीड से चल रहा है ना, जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, शादी के फंक्शन में घर वाले जबरदस्ती ले गए, कहीं पे फालतू की जगह पे बैठे हो, तो ये लेक्चर खोलो, ईयरफोन डालो और सुनो, अपने आप चीजें लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, स्टैंडिंग ऑर्डर के प्रोविजंस किन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अप्लाई होंगे? जहां पर 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स हैं, 200 या 200 से ज्यादा वर्कर्स हैं, 300 या 300 से ज्यादा वर्कर्स हैं, या 500 या 500 से ज्यादा वर्कर्स हैं। कहां पर आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स के प्रोविजन अप्लाई होंगे? सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां पर 300 या 300 से ज्यादा वर्कर्स हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली एक तरह की रूल बुक होती है, इसके अंदर ना वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड होते हैं, काफी सारे इसके अंदर एरियाज होते हैं जो कवर करने होते हैं एम्प्लॉय को, जिनसे रिलेटेड रूल्स उसको बेसिकली प्रोवाइड करने होते हैं। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टैंडिंग ऑर्डर के अंडर कवर होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा इशू स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर कवर होता है? तो ये दोनों होते हैं बेटा, आंसर हो जाएगा सी। ये आपका स्टैंडिंग ऑर्डर के मैटर्स हैं, जो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर एक एम्प्लॉयर को जो स्टैंडिंग ऑर्डर पब्लिश करने हैं उसमें ये मैटर्स इंक्लूडेड होने चाहिए। वर्कर्स की क्लासिफिकेशन कि भैया वर्कर परमानेंट है, टेम्पररी है, ट्रेनिंग के ऊपर है, प्रोबेशन के ऊपर है, बदली वर्कर है, फिक्स टर्म वर्कर है। ओके, एंड मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कर्स पीरियड एंड आवर्स ऑफ वर्क, कि किस तरीके से आप वर्कर को बताते हो कि उसको कितना समय काम करना है, किस किस दिन काम करना है, किस दिन उसकी छुट्टी है, क्या उसका वेज रेट है, शिफ्ट वर्किंग का क्या सिस्टम है, अटेंडेंस और लेट कमिंग का क्या मैकेनिज्म है। ओके, छुट्टी के लिए किसको अप्लाई करना है और कितना टाइम पहले अप्लाई करना है। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के गेट के अंदर एंटर कर रहे हो तो क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं, कार्ड दिखाना है आते जाते वक्त, वो सारी चीजें। ओके, उसके बाद कौन से ऐसे सेक्शंस हैं इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो वर्कर के लिए क्लोज्ड हैं, अगर कहीं पर टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क हो रहा है उसके बारे में वर्कर को बताना है, उसकी क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन के क्या प्रोविजंस हैं, सस्पेंशन और डिसमिसल के क्या प्रोविजंस हैं, कैसे वर्कर अपनी, अगर उसको लगता है अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको कैसे रिड्रेसल कर सकता है, या कोई और मैटर जो सरकार टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी। तो ये सारी चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर इंप्लॉयर पब्लिश करेंगे। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर किनको निकालने हैं? जहां पर 300 या 300 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। क्लियर? ये एक दो बार रीड करोगे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जुडिशियल मेंबर ऑफ द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल शुड बी और हैज बीन अ, शुड बी और हैज बीन अ, पहले रहा हो या करंटली है? ऑप्शन ए जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज ऑफ अ हाई कोर्ट, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ द अबव। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बेसिकली वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स देखता है जो एक से ज्यादा स्टेट को इंपैक्ट कर रहे हो, या ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो जिनकी नेशन वाइड इंपॉर्टेंस हो। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली दो मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है। तो जो जुडिशियल मेंबर होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर होगा यहां पर आपका ऑप्शन बी, जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो जो जुडिशियल मेंबर है या तो वो हाई कोर्ट का जज कभी रहा हो या करंटली जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, तभी वो आप उसको जुडिशियल मेंबर बना सकते हो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का। तो ये नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का कॉम्पोजिशन है, दो मेंबर होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक जुडिशियल मेंबर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। जुडिशियल मेंबर जज होना चाहिए हाई कोर्ट का या रहा हो पहले कभी जज हाई कोर्ट का। ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो है उसका रैंक सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी का रैंक होना चाहिए, तभी वो बन सकता है। और साथ ही साथ लेबर रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो जुडिशियल मेंबर बनने के लिए हाई कोर्ट का जज, ओके, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट सेक्रेटरी का रैंक होना चाहिए। नाउ दिस इज द लास्ट एंड फाइनल एंड होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर कोई इंप्लॉयर चाहता है कि वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट को क्लोज कर दे, बंद कर दे। क्लोजर का मतलब होता है परमानेंट ताला लगाना, बंद कर देना। ठीक है, इनडेफिनेटली बंद हो रहा है वो धंधा, तो उसको इंप्लॉइज को कितने दिन पहले नोटिस देना है? जो इंटेंडेड क्लोजर जब इफेक्टिव इफेक्ट में आएगा, जब फाइनली जो डेट ऑफ क्लोजर है उससे कितने दिन पहले उसको नोटिस देना है अपने इंप्लॉइज को कि हाँ जी आई एम प्लानिंग फॉर दिस क्लोजर।
ऑप्शन ए 30, बी 60, सी 90, डी 120। मिनिमम इतने डेज पहले देना ही देना है, ठीक है। सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज ऑप्शन, यू विल राइट इन टू द कमेंट सेक्शन, मैं अभी आंसर बता देता, है ना। पर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने दिन पहले नोटिस देना है क्लोजर का एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को। ओके, सो दिस इज इट गाइज एंड वी आर डन फटाफट विद द फटाफट क्वेश्चंस। एंड फटाफट से डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर लो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि लेक्चर कैसा लगा। ओके, और फटाफट से हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।